नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिस्टिक क्षेत्र की। भारत सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए नए कानून के निर्माण पर विचार कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने माल बहुविध परिवहन अधिनियम 1993 को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दक्षता और उन्नयन पूर्वानुमेयता और सुरक्षा कानून नामक एक नए कानून को निर्मित करने पर विचार किया है। लॉजिस्टिक का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके तहत संसाधनों की हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला के साथ उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जबकि मल्टी मॉडल अर्थात बहुविध परिवहन वस्तुओं के आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आपूर्ति हेतु परिवहन के एक से अधिक साधनों जैसे रेल, सड़क या समुद्री परिवहन व्यवस्था के संयोजन को संदर्भित करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कानून के माध्यम से सरकार कौन से लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है। इसका मुख्य लक्ष्य है लॉजिस्टिक क्षेत्र के विभिन्न प्रतिभागियों को परिभाषित करना और एक सरल विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना। लॉजिस्टिक लागत को वर्तमान में जीडीपी के 14% से घटाकर 10% से भी कम रखना, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू वस्तुओं की कीमतें अधिक हो जाती हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी LPI में भारत की रैंकिंग में सुधार करना। दरअसल भारत का 2018 में LPI रैंकिंग में 44वां स्थान है। LPI रैंकिंग को विश्व बैंक जारी करता है। आइए अब भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र की परिभाषा और उसके विभिन्न तत्वों के बारे में स्पष्टता का अभाव है। भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र अत्यंत खंडित है। वर्तमान में लॉजिस्टिक क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार एजेंसियां, 37 निर्यात संवर्धन परिषद आदि शामिल हैं। सड़कों, बंदरगाहों और विमानपत्तनों के उचित रखरखाव की समस्या के साथ साथ उपकरणों की गुणवत्ता निम्न स्तरीय है। इसके अतिरिक्त इंटर मॉडल कनेक्टिविटी का भी अभाव है। अगली खबर मार्स ऑर्बिटर मिशन से संबंधित है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस और इसके क्रेटर्स की तस्वीरें भेजी हैं। मॉम को मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। मॉम पर लगे मार्स कलर कैमरा ने मंगल ग्रह के निकटतम और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस का चित्र लिया है। दरअसल मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। इन तस्वीरों में फोबोस पर स्थित क्रेटर्स जैसे स्टिकनी, स्क्लोवस्की, रोशे और ग्रिल्ड्रिक को चित्रित किया गया है। मॉम को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ये इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष यान है जिसे मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया है। मॉम के प्रमुख उद्देश्य हैं स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, भू-आकृति, खनिजिकी और मंगल ग्रह के वायुमंडल का अन्वेषण करना। मंगलयान मिशन ने भारत को विश्व का ऐसा प्रथम देश बना दिया है जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही मिशन को सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचा दिया था। आइए अब मॉम के महत्व को भी समझते हैं। इसका उद्देश्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण रसायन मीथेन की खोज करना है। मंगल ग्रह पर जल और रहने योग्य वायुमंडल के साक्ष्यों का पता लगाना, मंगल के अध्ययन से सौरमंडल के इतिहास के संबंध में मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा मॉम की कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं, जैसे इसने खोज की है कि मंगल ग्रह पर धूल के तूफान सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसने इस ग्रह की संपूर्ण तस्वीर को कैद कर लिया है, जिसमें एलिसियम भी शामिल है। एलिसियम मंगल ग्रह पर स्थित एक वृहद ज्वालामुखी क्षेत्र है। अगली खबर चीन की विस्तारवादी नीति से जुड़ी है। चीन ने अब भूटान की पूर्वी सीमा पर अपना दावा पेश किया है। चीन ने पहली बार भूटान के पूर्वी क्षेत्रों को दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सीमा विवाद में शामिल किया है। दरअसल चीन ने पूर्वी भूटान में स्थित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के तहत मिलने वाले अनुदान को रोकने का प्रयास किया है। चीन के अनुसार ये एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। अभी तक चीन और भूटान के बीच जकरलंग, पसामलंग और डोकलाम पठार क्षेत्र ही विवादग्रस्त इलाके थे। भूटान ने सदैव चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता में शांति बनाए रखी है और चीन के साथ इसके किसी प्रकार के औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं है।
वर्ष 1984 से 2016 के बीच अब तक दोनों देशों ने 24 बार सीमा वार्ताओं का आयोजन किया है। ये वार्ताएं मुख्य रूप से भूटान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर केंद्रित थीं। इस संबंध में भारत द्वारा ये चिंता प्रकट की गई है कि डोकलाम और भूटान के समीप अन्य क्षेत्रों में चीनी उपस्थिति भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करेगा, क्योंकि इससे चीन भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारे के अति निकट आ जाएगा। भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2017 में चीनी सेना ने डोकलाम पठार में घुसपैठ की थी। ये क्षेत्र भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। वर्ष 2007 में भारत भूटान मैत्री संधि दोनों पक्षों को अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगली खबर विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। बिजली की दरों में वृद्धि की आशंका के कारण कई राज्यों ने विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे का विरोध किया। इस विधेयक को विद्युत क्षेत्र में व्याप्त परिचालनात्मक अक्षमता, तरलता और वित्तीय ऋण शोधन क्षमता से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन किया जाएगा। हालांकि अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनका मानना है कि ये विधेयक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के प्रति राज्यों की कई चिंताएं हैं, जैसे इस विधेयक में लागत के आधार पर प्रशुल्क तय करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों के अनुसार डीबीटी को विद्युत क्षेत्र में लागू करना कठिन होगा और इससे उनकी वित्तीय एवं परिचालन शक्तियां प्रभावित होंगी। साथ ही यदि भविष्य में किसी कारण से राज्य समय पर सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित की जा सकती है। इसमें सब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी मॉडल्स के आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का प्रावधान किया गया है। इससे राज्यों को वितरण हेतु एक निजी कंपनी का चयन करने में सहायता प्राप्त होगी, ताकि वे विद्युत और वित्त दोनों से संबंधित क्षति को कम कर सकें। ये विद्युत वितरण की सब लाइसेंसिंग व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि इससे बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। इस विधेयक में केंद्र द्वारा एक विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। इस प्राधिकरण को विद्युत उत्पादन कंपनियों और डिस्कॉम्स के मध्य विवादों को निपटाने के लिए एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। इन राज्यों को आशंका है कि ये प्रावधान राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त कर देगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। इस ऐप को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कई श्रेणियों के नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर भारतीय ऐप्स के विकास के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण करना है। इसमें उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करने पर बल दिया जाएगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और जिनमें विस्तार की क्षमता मौजूद है। साथ ही जो अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की दक्षता से युक्त हैं, उनकी भी पहचान की जाएगी। अनुच्छेद 164(1)(a) इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रावधान को संविधान में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की वर्तमान संख्या अनुच्छेद 164(1)(a) द्वारा निर्धारित 15% की सीमा से अधिक है। अतः ये अनुच्छेद 164(1)(a) के उल्लंघन के समान है। विंटर डीजल। विंटर डीजल एक विशेषीकृत ईंधन है जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई और कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से विकसित किया है, जहां साधारण डीजल अनुपयोगी हो जाता है। विंटर डीजल के फायदे। इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो डीजल को अधिक गाढ़ा होने से रोकते हैं। इसी वजह से विंटर डीजल का उपयोग -30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी किया जा सकता है। विंटर डीजल में उच्च सीटेन रेटिंग प्रज्वलन के लिए जरूरी संपीड़न और डीजल की दहन गति का एक संकेतक है।
इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण इसके इंजनों में कम जमाव होता है और इंजन बेहतर तरीके से प्रदर्शन करता है। ई-वे बिल के पंजीकरण में वृद्धि। हाल ही में ई-वे बिल बनाने में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2020 में 4.27 करोड़ से अधिक ई-वे बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार ये कोविड-19 से पहले की स्थिति में लौटने लगा है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से पूर्व की अवधि में प्रतिमाह औसतन 5.3 करोड़ ई-वे बिल जारी होते थे। ई-वे बिल को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिक्री के लिए 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के किसी भी खेप को ले जाने वाले प्रभारी व्यक्ति को अपने साथ रखना होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निवेश प्रबंधक बोर्ड की नियुक्ति के लिए समिति का गठन। इस पहल का उद्देश्य विशेषज्ञों के एक बोर्ड का गठन करना है। ये बोर्ड NHAI को पूरी हो चुकी राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए बाजार से संसाधन जुटाने का काम करेगा। इसके लिए अवसंरचना न्यास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को व्यावसायिक रूप से संचालित किया जाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल द्वारा NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण को संभव बनाने के लिए अवसंरचना निवेश न्यास को लॉन्च करने के लिए अधिकृत किया गया था। इनविट्स म्यूचुअल फंड की तरह ही एक निवेश योजना है जो अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को निवेश की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे निवेश के एवज में निवेशकों को रिटर्न के रूप में आय का एक हिस्सा प्राप्त होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन और प्रबंधन कार्यक्रम यानी नरकॉम्प ये आजीविका और ग्रामीण विकास से जुड़ी एक परियोजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के निर्धन और हाशिए पर रहने वाले आदिवासी परिवारों के जीवन को विकसित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत कुछ गतिविधियों पर ज्यादा बल दिया गया है, जैसे सामाजिक लामबंदी संगठन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, आय उत्पादक गतिविधियों पर ज्यादा बल देने के अलावा आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। इस योजना को पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय DONER और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFED की एक संयुक्त पहल है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक सन्यासी और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनका शिक्षण और लेखन वेदांत दर्शन पर केंद्रित है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी 4 श्रेष्ठ कृतियों में शामिल हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये सभी हिंदू दर्शन पर उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।